जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप कशिश न्यूज। और देखिए, झारखंड में अब पारा धीरे धीरे यानी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हो भी क्यों ना, मौसम गर्म है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। पहला चरण होना है झारखंड में, अब वक्त बहुत कम है, इसलिए और ये प्रचार धुआंधार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बेनमो विधायक जुड़े हुए हैं, अनूप सिंह जी। इनकी पत्नी इस बार धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। इनसे मुखातिब होते हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि कितनी मुश्किल अब हो रही है इस मौसम में, क्योंकि अब सामने 2-3 दिनों का ही वक्त बचा है आखिरी। देखिए, मुश्किलें उनको होंगी जो चुनाव के वक्त निकलते होंगे। मेरा शुरू से मेरा रूटीन रहा है, मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ तो रात में 1-1:30 बजे ही घर घुसता हूँ, 365 दिन। तो कोई भी मौसम हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जनता के बीच में रह के काम करते हैं और जनता की तकलीफें मौसम में नहीं देखती है। वो मौसम के मुताबिक अगर कोई नेता चलने लगे तो मैं समझता हूँ कि आधी जनता त्राहिमाम करने लगेगी, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता के बीच में रहना जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तभी जाके बेरमो से मेरा परिवार 7 बार का विधायक बन पाया। और निश्चित तौर पर वो उनका प्यार है जो बेरमो ने आज दिया है मेरे पिता को या मुझे, इसी के चलते पूरे झारखंड में हमें पहचाना जाता है। पहले पिता के साथ घूमते थे, फिर अपने लिए वोट मांगा, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, और अब पत्नी के लिए। क्या कुछ अलग लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ पत्नी से ज्यादा आज महागठबंधन के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि महागठबंधन ने अगर कुछ सर्वे कराकर, महागठबंधन ने अगर कुछ सोच समझकर मेरी पत्नी को टिकट दिया है, तो मेरी पत्नी का मामला यहाँ पे नहीं है। वो जो विश्वास महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर जताया है या मेरे परिवार पर जताया या मेरी पत्नी पर जताया, उसको बनाकर रखना बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। और इसीलिए मैं दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर मुझे मालूम है कि एक बार अगर अनुपमा सिंह जी जीतती हैं तो निश्चित तौर पर वो उसी राह पर चलेंगी जिस राह पर राजेंद्र बाबू ने मुझे चलना सिखाया। कैंपेन के दौरान अनुपमा सिंह जी के लिए क्या नजर आता है? क्योंकि सामने ढुल्लू महतो हैं। ढुल्लू महतो का आप प्रचार प्रसार देख रहे हैं, उनके दावे वायदे भी हैं। तो अनुपमा सिंह जी के लिए पर्सनली आप क्या, मतलब अगर अनूप सिंह से पूछा जाए तो वो क्या फील कर रहे हैं, बीइंग अ हस्बैंड भी और बीइंग अ सपोर्टर भी? देखिए, बीइंग अ हस्बैंड अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं समझता हूं और बहुत अच्छे से जानता भी हूं उसे, कि उनका जो काम करने का जरिया है या फिर काम करने की तरीके हैं, वो निश्चित तौर पर शी इज अ फाइटर। शी इज अ फाइटर एंड मैं ओपनली ये बोल सकता हूं कि कभी उसने हमारे परिवार में शिकायत नहीं की। जब मैं कुछ नहीं भी था तब भी वो संतुष्ट थी, आज जब कुछ मैं हूं तब भी वो संतुष्ट है। मतलब उन्होंने अपने दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन किया है। और मैं समझता हूं कि आगे जाके अगर वो सांसद बनती भी है तो वो धरातल पर रह के ही काम करेगी, क्योंकि यही उन्होंने सीखा है इस 18 साल के अपने शादी के वैवाहिक जीवन में। और जिस तरीके से उनको मौका मिला है अपने सास ससुर के साथ रहने का, आज भी मेरी माँ हमारे पास हैं और दिन रात माँ से वो सीखती हैं। मेरी माँ हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, मेरी वाइफ के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो एक महिला तो के रूप में या माँ के रूप में आप उन्हें कह लें, उन्होंने हमेशा पिता का साथ दिया। और निश्चित तौर पर चाहे चुनाव के कैंपेन्स हो, चाहे बच्चों का पढ़ाई हो, मेरे पिता इतने बिजी रहते थे कि उनके पास हमारे लिए समय नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ ने ना घर की जिम्मेवारी छोड़ी और ना हमारे भाइयों बहनों की जिम्मेवारी छोड़ी। वही झलक मुझे कहीं ना कहीं अनुपमा में दिखती है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ती है। देखिए, चतरा और धनबाद 2 सीटें ऐसी हैं, 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं अनुप जी, कि यहाँ पर कास्ट फैक्टर बहुत काम करता है। लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से देखिए, पिछले 2 बार से सिंह ही होते थे, राजपूत वर्ग को ही टिकट मिलता था, लेकिन इस बार पीएन सिंह जी साइड कर दिए गए, ढुल्लू महतो जी को टिकट दे दिया गया। लेकिन कल एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ढुल्लू महतो जी ये कह रहे हैं कि जिस कास्ट से मोदी जी आते हैं वो उसी जाति से आते हैं। देखिए, जाति हिंदुस्तान की परिभाषा को साबित नहीं कर सकता। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सर्व वर्ग हैं। तो क्या जिस जाति से मोदी जी आते हैं उसी जाति को प्राथमिकता मिलेगी?
या फिर अन्य जाति को भी मोदी जी सम्मान देने का काम करेंगे। और जब एक विधायक इस बात को रख रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगी कि हिंदुस्तान की राजनीति किस ओर जा रही है। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगी कि उनके ऊपर इतने सारे केसेस होने के बाद भी वो बस इस कारण से टिकट लेके आए कि वो मोदी जी के जाति से आते हैं। तो डुल्लू महतो जी गंभीर नेता नहीं है, वो बड़बोले नेता है और बौखलाहट में उनके मुंह से सच्चाई निकल जाता है और बहुत सच्चाई निकल गई है कि वो फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा। मैं तो समझता हूं कि मैं फायदे के लिए राजनीति नहीं करता हूं, मेरे पिता फायदे के लिए राजनीति नहीं करते हैं। आप समझिए एक बात को, मुझे 1 लाख वोट आता है और मैं 7वें बार का अपने परिवार से विधायक बना। मैं जिस विधान से आता हूं वहां पे 17,000 बस राजपूत हैं, लेकिन तब भी 1 लाख से हम लोग जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि वहां पे ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना पार्टी देखते हैं। हम सबके लिए काम करते हैं। लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का साथ है और लोगों का सबसे बड़ा विश्वास है। वो विश्वास हम लोग ने पैदा किया है कि हमारे लिए जाति धर्म पार्टी मायने नहीं रखता, हमारे लिए लोगों के बीच में रहना मायने रखता है। लेकिन डुल्लू महतो जी का डे 1 से जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं और अभी जो डुल्लू महतो जी ने ये बात बोली है, तो निश्चित तौर पर वो झारखंड का हो या धनबाद लोकसभा का हो, वो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं उनके पार्टी में रहता तो मैं जरूर उनको बोलता, और जब पार्टी में नहीं हूं तब भी बोलना चाहूंगा कि कम से कम उन लोगों का सम्मान करिए जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतने बार जिताकर सांसद में धनबाद लोकसभा का सीट दिया है। पीएन सिंह जी को सम्मान करिए, रीता वर्मा जी को सम्मान करिए। क्या उनके वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? आपने पीएन सिंह जी का जिक्र किया, जिनका पत्ता इस बार कटा, टिकट नहीं दिया, थोड़े नाराज जरूर नजर आए। हालांकि ये खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कई बार मुलाकात हुई, आपके आशीर्वाद मिला, अनुपमा जी को भी आशीर्वाद दिया पीएन सिंह जी। लेकिन बड़ी बात ये है, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है अनुपमा सिंह की जीत के लिए, अगर वो जीतती हैं तो, कि पीएन सिंह जी अब तक डुल्लू महतो के किसी भी सभा में, किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं? ऐसा नहीं है। पीएन सिंह जी तो नॉमिनेशन में थे, पीएन सिंह जी ने नॉमिनेशन में जाके आशीर्वाद दिया है। मैं पीएन सिंह जी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला हूं। मैं एक सभा में बाबू वीर कुंवर सिंह जी की सभा में था, 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई, मैं निकल गया। मैं जहां तक पीएन सिंह जी को जानता हूं, आदरणीय पीएन सिंह जी कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। वार्ड से उठकर उन्होंने सांसद का सफर तय किया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित तौर पर मैं ये नहीं समझता हूं कि पीएन सिंह जी का फैक्टर डुल्लू महतो के अगेंस्ट में है या पक्ष में है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से डुल्लू महतो वोटर्स को टारगेट करके उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने ही विधायकों पर चोरी का आरोप लगा दिया, कोयला चोरी में पैसा लेने का आरोप लगा दिया, अपने सांसद पे लगा दिया, तो क्या उनके वोटर्स नहीं है? वो सब वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं? या फिर जिस तरीके से डुल्लू महतो जातीय समीकरण का बात करना है, तो क्या अन्य जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है? या फिर डुल्लू महतो बाहरी भीतरी की जो बात कर रहे हैं, उनका मैं एक भाषण देख रहा था जिसमें उन्होंने बोला इतने जोर से मैं भाषण दूंगा कि सब बाहरियन को भागना पड़ेगा। तो ये हिंदुस्तान का संविधान तय करेगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति कौन बाहरी है या भीतरी है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई वो गाथा तय करेगी या डुल्लू महतो जैसे एक क्रिमिनल तय करेंगे? आप क्रिमिनल कह रहे हैं उन्हें, सजा याफ्ता भी हैं, नो डाउट, केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल अगर आपके सामने कंटेंडर है तो क्या ये लगता है कि वो मजबूत कंटेंडर है? देखिए, मैं जब जाता हूं फील्ड में तो उनके समर्थक मिलते हैं तो वो अपने समर्थक को ये बोलते हैं कि डुल्लू महतो आंदोलनकारी है। मैं आपसे के सामने एक सवाल पूछता हूं कि कोई आंदोलनकारी पे आर्म्स एक्ट लगता है? कोई आंदोलनकारी पे महिला उत्पीड़न लगता है? कोई आंदोलनकारी पे सरकारी कर्मचारी को मारना लगता है? कोई आंदोलनकारी पे जमीन हड़पना का आरोप लगता है? आंदोलनकारी पे सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगता है। तो आंदोलनकारी ये कैसे हुए? और आंदोलनकारी अगर रहते तो आज अरबों खरबों की जो इन्होंने जायदाद बनाई है,
कहां से कहां तक आए। इन्होंने मेरे पिता को तो बोल दिया चूड़ी बेचने वाले थे। इनका संस्कार पूरे धनबाद की लोकसभा ने देखा कि जो राजेंद्र बाबू ने सैकड़ों करोड़ों लोगों के लिए काम किया हो, उसे इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने संस्कार के मुताबिक एक स्वर्गवास हुए आदमी के बारे में उन्होंने क्या बात कही है। और लोग जानते हैं कि राजेंद्र बाबू किस परिवार से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे वो बड़े हुए, क्या उन्होंने किया। तो मिलाकर ये कि जनता को कुछ बताने की जरूरत है। जनता को अब राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति के बारे में ढुल्लू मातो जी बताएंगे, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। अगर हम पीएन सिंह चा को जानते हैं तो उनके बारे में अब मैं और ढुल्लू मातो बताएंगे तो ये दुर्भाग्य है। अगर हम राज सिन्हा जी और विरंची नारायण जी के बारे में बताएंगे तो ये दुर्भाग्य है। अब बाबू सूर्यदेव सिंह जी के परिवार के बारे में ढुल्लू मातो बताएंगे, ये दुर्भाग्य है। तो मैं समझता हूं कि जनता जानती है। मेरे को ढुल्लू मातो जी पर हंसी के अलावा कुछ नहीं आता है कि वो राजेंद्र बाबू को जितना उल्टा सीधा बोलेंगे, जितना गाली देंगे, जनता उतना ज्यादा जवाब देगी। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और आप ये सारी बातें, मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ बताने की या किससे गढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब से अलग मोदी जी की गारंटी एनडीए के पास है। मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ धनबाद की बात कर रही। बीइंग सांसद अनुपमा सिंह जी, अगर मैं आगे देखती हूं तो क्या गारंटी होगी अनूप सिंह जी की भी और अनुपमा सिंह जी? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग सबकी यही पहली प्राथमिकता होगी कि जो गवर्नमेंटाइजेशन के दौर से धनबाद लोकसभा गुजरा, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो फर्टिलाइजर यूनिट सिंदरी हो, चाहे एसीसी प्लांट हो, चाहे वो मैथन डीवीसी हो, चाहे सीटीपीएस बीटीपीएस का प्लांट हो, चाहे आपको बोकारो ही जिला में आता है आपको आईएल पावर प्लांट, या फिर बोकारो जिला में इलेक्ट्रो स्टील आता है, या फिर बोकारो जिला में आपको भेल आता है, बोकारो जिला में एचईसीएल आता है। ये सब चीज कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन आज 10 साल में कोई भी सरकारी उद्योग यहाँ पे नहीं लगा। तो ये सब चीजों में सरकारी बहाली जो निकलती थी वो आज कंप्लीट बंद हो गई, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने ये मंशा बना लिया है कि इनकी संख्या कम करिए और संख्या कम कम कर करके इनको प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलिए। उस प्राइवेटाइजेशन को रोकना और इसमें सरकारी बहाली कराना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी कि जो कोल इंडिया में 940 जो हम लोग ने जेपीसीसीआई में, मेरे पिता ने या बीके राय जी ने या रामानंदन जी ने या रविंद्र कुमार जी ने या बीके दास जी ने जो तय किया था, वो जेपीसीसीआई के माध्यम, संजीवा रेड्डी जी ने जेपीसीसीआई के नॉर्म्स को लागू कराना कोल इंडिया में। क्योंकि आज 940 के तहत कोई भी मेडिकल अनफिट के मामले में आप नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि कहीं पे रूलिंग ऐसा आया नहीं है। तो ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी, मेरी पत्नी की दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी क्विक मिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट, जो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की देन थी। ये दुर्भाग्य है कि इंदिरा गांधी जी ने राजाओं से कोयला का खदान लिया और हिंदुस्तान की जनता को सौंपा, धनबाद की जनता को सौंपा, और मोदी जी ने उसको मिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट से हटा दिया। अब आप बताइए कि जिस कोल इंडिया के कर्मचारी 40 लाख कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं आज के डेट में, और उनका जो प्रोडक्शन है वो लेबर क्लास से होता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत सीएसआर के माध्यम से कंट्रोल होता है। फ्री में बिजली जाता है, फ्री में पानी जाता है। आज कोल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, मिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोयला को हटा दिया गया। अब आम प्राइवेट कंपनी भी कोयला मंडी में बेच सकती है। पहले तो कैप्टी लाई है, कैप्टी लाने के बाद जो एंड यूजर है वो डायरेक्ट माइनिंग करके अपने यहाँ वो कोयला ले जा रहे थे। अब उन्होंने कर दिया कि भैया आप कोयला माइनिंग भी करो, अपना भी लो और बाजार में भी बेचो। तो हमारा हिंदुस्तान अभी सक्षम नहीं हुआ है कि हम थर्मल पावर प्लांट्स को छोड़ के और किसी सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रह सके। आपको पहले वो एस्टैब्लिशमेंट बनाना होगा, तब तो आप कोयला से मुक्त करा पाइएगा। आपके जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, पहले उसी पे आपकी डिपेंडेंसी, उसी पे डिपेंडेंसी है। अब उस डिपेंडेंसी में आपको 30 साल 40 साल उस कोयले पर निर्भर रहना है आपको, और आपने उस कोयले को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। सरकार जब कोयला प्रोडक्शन करती है तो सरकार के अधिकारी होते हैं कंट्रोल करने के लिए, सीआईएसएफ रहता है, मैनेजमेंट टीम रहती है, विजिलेंस टीम रहती है। जितना का सीटीओ मिलता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मिलता है, उतना ही प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत लोग रहते हैं।
एनवायरमेंटल के रोग रहते हैं, फॉरेस्ट के रोग रहते हैं। अगर अनूप जी इसे हम सिंपल भाषा में ये समझें, अगर हमारे दर्शक समझे तो ये कि ये जो एक्ट खत्म किया गया, जिस मिनरल एक्ट की आप बात कह रहे हैं, उसके बाद कंपनियों को, निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा होने लगा। निजी कंपनियों को फायदा हो रहा है और फायदा होगा, और जो कोल इंडिया का कोयला है वो महंगा बिकेगा। कोल इंडिया का कोयला महंगा बिकेगा क्योंकि उसके पीछे 40 लाख पेंशनधारी हैं, उनको पेंशन देना है तो उसका कॉस्टिंग भी इसी में आएगा। उसको जो सिविलाइजेशन बसाया है उसको भी मेंटेन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक, तो उसका भी कॉस्टिंग इसी में आएगा। तो ले दे के जब प्राइवेट कंपनी कोयला बेचेगी तो उसका कोयला सस्ता रहेगा, आपका कोयला का डिमांड घटेगा, और जब डिमांड घटेगा तो कोल इंडिया नुकसान में जाएगी। तो आज के समय में पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मैं कोल फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो आने वाले 5 साल में आप लिख के ले लीजिएगा, पेंशन कोल इंडिया के कर्मचारियों को नहीं मिलने जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो अगर कांग्रेस की प्रत्याशी अगर जीत कर आती हैं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कोल इंडिया की ही बात नहीं है, पुनर्वास की भी बात हुई है, रोजगार की भी बात है। पुनर्वास, देखिए झरिया, मैं समझता हूं कि झरिया को रिहैबिटेट करना ये मुद्दा नहीं है। झरिया में जो लोग रह रहे हैं उन खदानों को भरना ये मुद्दा है। कोल इंडिया का नियम यही कहता है कि माइनिंग आपने कर लिया, उसको खदान को भरना उस कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। वहीं पे उस खदान को भरा जाए, वहीं पे बालू से भरा जाए, सैंड से भरा जाए, नाइट्रोजन से भरा जाए, ताकि वहां के लोग वहीं पे दूसरे जगह बसे। अब झरिया को आप जब बरसों से लोग वहां पे बसे हुए, 70 साल 80 लोग हटना नहीं चाहते, लोग हटना नहीं चाहते, तो हम वहां से, हमारे पास उतने खदाने हैं जिसको हम भर कर, जहां पे माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है वहां पे हम झरिया के लोगों को बसा सकते हैं। लेकिन बात हो रही है कि झरिया को लोगों को वहां से हटाकर शिफ्ट करना। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी ये थी कि भैया आप खदाने देंगे माइनिंग के लिए, और माइनिंग करने के बाद उसे भरा जाएगा और लोगों को दूसरे खदान में शिफ्ट किया जाएगा और तीसरे खदान का माइनिंग होगा। ये जो चीजें जहां हैं वो वहीं पे निश्चित तौर पर। रांची का देख लीजिए, रांची में लोग बोलते थे फ्लाईओवर नहीं बन सकता है। हेमंत सोरेन जी ने मिसाल पेश किया है, फ्लाईओवर्स के जो पिलर्स के हाइट को बढ़ाया गया और पिलर्स के हाइट को बढ़ाकर एक अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया गया। दुकानदार भी खुश हो गए और ट्रैफिक व्यवस्था भी खुश हो गई। रांची में आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसको वायरलेस से कम्युनिकेट कर दिया गया। धनबाद में ये नहीं हो रहा है। अगर धनबाद में हम ट्रैफिक को वायरलेस से कम्युनिकेट कर दे, सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दे, तो क्राइम भी रुक सकता है। सबसे आखिरी प्राथमिकता जो हमारा SISF का जो फोर्स है, जो झारखंड गवर्नमेंट का है, जिसको इंडस्ट्री फोर्स हम लोग बोलते हैं, और वो कम दर में, जैसे उसकी जो सैलरी ग्रेड है वो 22-23 हजार 24 हजार की है। तो 22-23 हजार आज के डेट में प्राइवेट गार्ड्स भी 22-23-24 हजार में मिलते हैं, जो धनबाद के व्यापारी या उद्योगपति रखते हैं। लेकिन उनकी क्षमता उतनी नहीं होती है उनको प्रोटेक्ट करने की। उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल क्राइम करता है और बेचारे गरीब मारे जाते हैं या व्यापारी मारे जाते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर मैं झारखंड सरकार से ये निवेदन कर सकूं और हेमंत सोरेन जी से, कल्पना सोरेन जी से, चंपई दास से हम बैठकर ये बात कर सके, कैबिनेट से बात कर सके कि जिस तरीके से पंजाब में जो एक आतंक का दौर चला था और वहां के लोकल्स को, वहां के व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये कम दर की फोर्स अगर हम व्यापारियों को चिन्हित कर लें कि जिनको धमकी आ रही है, जिनके साथ खतरा है, तो वो प्राइवेट गार्ड्स रखने की जगह सरकारी गार्ड्स रखेंगे। तो उससे क्या एफिशिएंसी भी उनकी जो सिक्योरिटी की है वो बढ़ेगी, और लोगों में जो क्रिमिनल्स हैं उनमें एक भय भी आएगा कि भैया सरकार इसको मॉनिटर कर रही है। तो सरकारी फोर्स के द्वारा लोगों को सुरक्षा दिलाना ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं देखिए, और सबसे जो आखिर में बात हुई, धनबाद में क्राइम को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, तो क्राइम भी प्रायोरिटी लिस्ट में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे बेनमो विधायक अनूप सिंह जी, जो कह रहे थे, आपको बता दें कि अनुपमा सिंह जी, इनकी धर्मपत्नी, जो इस बार लोकसभा प्रत्याशी हैं, लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं धनबाद से, और कैंपेन लगातार चल रहा है। और पहले चरण में, झारखंड में पहले चरण में, यानी पूरे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इंतजार तो 4 जून का करना होगा। देखना होगा कि इन दावों और वायदों के बीच कौन बाजी मार ले जाता है और किसे जनता सिर पर बैठाती है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, धनबाद।